जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे बाल विकास के आधार एवं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन से कारक होते हैं जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। उस कड़ी में हमने आप लोगों को दो ऐसे कारक पे चर्चा किया था जिसका नाम था हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। ठीक है, इस पे हम लोगों ने चर्चा किया। और भी कारक हैं जिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत जैविक कारक है, शारीरिक कारक है और अन्य कारक है। आज हम लोग इसी कारकों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये है क्या। ठीक है, तो तीसरा है, दो पे हमने चर्चा कर ही लिया था। तीसरा है जैविक कारक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बायोलॉजिकल फैक्टर बोलते हैं। तो जैविक कारक से तात्पर्य ऐसे कारकों से होता है जो जन्म या जन्म से पहले ही व्यक्ति में विद्यमान होते हैं। ये जो कारक होते हैं वो बालक के या व्यक्ति के जन्म या जन्म से पहले ही क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं और व्यक्ति के विकास को प्रभावित भी करते हैं। मानव शरीर में होने वाले जैविक क्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वय हेतु कुछ ग्रंथियां स्राव करती हैं। ठीक है, तो एक बात है जो इसको समझिए, व्यक्ति के विकास को ये प्रभावित करते हैं। शरीर में होने वाले जितनी भी जैविक क्रियाएं, तो जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रण भी करती हैं और समन्वय होते हेतु कुछ ग्रंथियां स्राव भी करती हैं। मतलब कुछ कह सकते हैं कि वो अंदर ही रहती हैं और कुछ बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो इसी रूप में ये दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि और एक को बोलते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो बहिर्स्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं ये समझिए। तो उसके पश्चात हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियों पर आते हैं। तो ये नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, क्या होती है, इसमें नलियां पाई जाती हैं। आप देखे होंगे कि जैसे हमारे बॉडी में तमाम प्रकार के नली होते हैं और इन्हीं नलियों के माध्यम से क्या होता है, स्राव नलिका के माध्यम से बाहर निकाल देती है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथियां। ठीक है, क्योंकि हम नलिकाओं के द्वारा ही तमाम जो स्राव होता है इसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, इसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो और अपने स्राव ये सीधे क्या करते हैं, रक्त में डाल देती हैं। और जब रक्त में डालती हैं तो कभी कभी हम बहुत सक्रिय हो जाते हैं, कभी कभी हम निष्क्रिय हो जाते हैं और कभी कभी आप देखेंगे तो उदास हो जाते हैं। इसका कारण शरीर में कुछ ऐसे रासायनिक परिवर्तन हैं जिनका नियंत्रण कुछ ग्रंथियां ही करती हैं। ठीक है, क्योंकि रक्त का जो कह सकते हैं जो ग्रंथियों का स्राव है वो बाहर नहीं निकलता है, तो कभी कभी हम उसके कारण क्या होते हैं, उदास हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। ऐसी स्थितियां पाई जाती हैं क्योंकि रासायनिक परिवर्तन जो होता है उनके मुख्यतः कारण होते हैं। ठीक है, क्योंकि नियंत्रण कुछ ग्रंथियों के द्वारा ही होता है, जिसमें पहली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। इसका स्थान मस्तिष्क में होता है। कहाँ होता है, तो मस्तिष्क में होता है पीयूष ग्रंथि का स्थान। तथा अधिक हार्मोन्स स्रावित होने से व्यक्ति के शरीर की लंबाई अधिक हो जाती है और कम होने पर व्यक्ति बौना हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मोन्स अगर स्रावित होगा तो उस बालक की लंबाई बढ़ जाएगी। अगर कम स्रावित होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो व्यक्ति बौना होगा या छोटे हाइट का होगा, कम हाइट का होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग फटाफट उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी ग्रंथियों पर चर्चा करते हैं। इसमें बी पॉइंट है प्यारे बच्चों, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, इस ग्रंथि का स्थान जो होता है वो किडनी में होता है। ठीक है, किडनी को हम लोग हिंदी में वृक्क बोलते हैं। तो किडनी के ऊपर होता है, किडनी में नहीं बल्कि किडनी के ऊपर होता है। इसके द्वारा ही व्यक्ति सांवेगिक स्थिति का नियंत्रण होता है, जिसमें भय, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा सब आते हैं ना, आदि संवेगों के इस हार्मोन्स का अधिक महत्व होता है। इसलिए आपातकालीन हार्मोन्स भी कहा जाता है। ठीक है, इमरजेंसी
हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। सी पॉइंट है गल ग्रंथि। गल ग्रंथि का जो व्यक्तित्व पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, इसके नष्ट हो जाने पर श्लेष्मकाय नामक रोग हो जाता है। इस रोग से व्यक्ति के शरीर में शिथिलता आ जाती है, ठीक है। मस्तिष्क एवं जो पेशियां की क्रिया है वो मंद पड़ जाती है, शरीर में सूजन आ जाता है, स्मृति मतलब जो दिमाग होता है वो कमजोर होने लगता है, ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, चिंतन करना कठिन काम हो जाता है। जन्म से ही अगर इस ग्रंथि ना हो बच्चों में तो बालक की बुद्धि का विकास भी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि वो बौने होते हैं, कुरूप होते हैं, मूढ़ बुद्धि वाले। बालक इसी ग्रंथि के प्रभाव का एक परिणाम देखने को मिलता है। और आप देखेंगे ना तो इस ग्रंथि का ये भी प्रभाव पड़ता है कि बहुत ज़्यादा अगर मात्रा में हो जाए तब भी आप देखेंगे कि बच्चे जो होते हैं ये बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें आप कहेंगे आपके सामने ये देखने को मिलता है कि या कह सकते हैं कि अगर इसकी बहुत ज़्यादा क्रियाशीलता है तब भी व्यक्ति में तनाव आ जाएगा, अशांति आ जाएगा, और देखेंगे तो चिड़चिड़ापन हो जाता है। बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के वो क्रोधित होने लगता है। और आप देखेंगे तो ऐसी भी चीज़ें आती हैं जिसमें तुरंत अग्रेसिव होना, मतलब मारपीट करने के लिए उतारू हो जाना, ये भी चीज़ें हो जाती है। चिंता दिखाई देती है चेहरे पे, अस्थिरता बनी रहती है, बेचैनी से उसके अंदर कहीं ना कहीं ये पाई जाती है। तो ऐसी चीज़ें इसी ग्रंथि के कारण होता है, ठीक है। अब वृद्धि काल में अगर आप देखेंगे तो गल ग्रंथि का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसी के अधिक होने से, कम होने से कहीं ना कहीं व्यक्ति प्रभावित होता है। उसके बाद है यौन ग्रंथि। इस ग्रंथि के विकास से स्त्रियों में स्त्रियोचित गुणों का तथा पुरुषों में पुरुषोचित गुणों का विकास होता है। इसी गुण ग्रंथि के आधार पर आप देखेंगे तो जो बालिका होती हैं वो गुड्डे के साथ खेलती हैं, या फिर जो किचन का सामान है ऐसे वस्तुओं के साथ वो खेलना पसंद करती हैं। और जो बालक होता है वो लकड़ी के खिलौनों से हो गया, ईंट कंकड़ पत्थर से हो गया, लेकिन गाड़ी मोटर हो गया, ऐसे कहीं ना कहीं चीज़ों से खेलना पसंद करता है, क्योंकि उस तरीके का गुण उसमें डेवलपमेंट हो जाता है। मतलब पुरुषों का गुण बालकों में होता है, ठीक है, और स्त्रियों का जो गुण होता है वो स्त्रियों में पाया जाता है। तो ऐसे गुणों का डेवलपमेंट भी यहाँ पर होने लगता है, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। फिर उसके पश्चात हम लोग बात करेंगे शारीरिक कारक की, ठीक है। फटाफट पहले उतार लें, उसके पश्चात इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। चौथा पॉइंट है प्यारे बच्चों, शारीरिक कारक, फिजिकल फैक्टर, ठीक है। आजकल व्यक्ति प्रभाव डालने वाले जैविकी कारकों में अंतःस्रावी ग्रंथियों को ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है, क्योंकि जैविकी कारक हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। परंतु जैविकी कारकों के साथ साथ शारीरिक रचना और शरीर रसायन का भी वर्णन प्रासंगिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि दैनिक व्यवहार में हम देखते हैं कि व्यक्ति शरीर रचना और इसके स्वभाव का कुछ न कुछ संबंध अवश्य होता है। जैसे आप देखेंगे कि जो मोटे व्यक्ति होते हैं वो बड़े ही हंसी मजाक करना पसंद होता है, मस्त मौला मिजाज के होते हैं, आराम पसंद वाले होते हैं और सामाजिक दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि ऐसे जो बालक होते हैं ना, उनको कितना हो आप कुछ कह दीजिए, छोड़ो हटाओ यार, टेंशन नहीं लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसी चीज़ें उनके अंदर होती हैं ना। और आप देखेंगे कि उनकी सामाजिकता भी ज़्यादा होती है, लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, ये सारी चीज़ें होती है। बड़े आरामदायक वाले, आराम पसंद वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे मोटे वाले बिंदास होते हैं बिल्कुल ना, हंसी मजाक करना उनको ज़्यादा पसंद होता है। और दुबले पतले व्यक्ति जो होते हैं वो संयमी होते हैं, तेज बुद्धि वाले होते हैं और देखेंगे तो चिड़चिड़ेपन वाले होते हैं, ठीक है। लंबे भी होते हैं
मोटे आप देखेंगे तो इनकी जो पेट होती है ज़्यादा निकले रहती है, पतले जो होते हैं वो लंबे भी होते हैं। आप देखेंगे तो ऐसे लोग को अगर किसी बातों को लेकर के आप हंसी मजाक करते हैं तो वो बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाते हैं, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, तुरंत मार देंगे पीट देंगे वाली स्थिति हो जाती है, ठीक है। लेकिन दिमाग के तेज होते हैं ऐसे व्यक्ति। शरीर रचना तथा स्वभाव के संबंध को समझने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए गए, परंतु इस विषय में स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल सकते हैं। वास्तव में शरीर रचना एवं व्यक्ति के में निश्चित रूप से संबंध स्थापित करने के लिए अभी भी बहुत सारे प्रयोग करने की आवश्यकता है। और आधुनिक समय में भी देख रहे होंगे तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने लैब में या समाज के कुछ व्यक्तियों को लेकर के प्रयोग कर रहे हैं। उस प्रयोग में आप देखेंगे तो कुछ लोगों ने, जैसे युवा अवस्था के जो बालक हैं, किशोरावस्था के जो बालक हैं, उस पर प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन आवश्यकता है प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के लोगों पर भी प्रयोग करना और दोनों को आपस में कोरिलेशन या कह सकते हैं सहसंबंध स्थापित करके देखना कि क्या जो शारीरिक कारक युवावस्था में प्रभावित कर रहा है क्या उस समय भी प्रभावित करता है कि नहीं करता है। कहीं ना कहीं इसकी भी खोज होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ इसके संबंध में ये कह करके हम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए स्पष्ट रूप से ये बहुत सारी बातें नहीं निकल के आती हैं, ठीक है। अन्य कारक उसके पश्चात है प्यारे बच्चों। तो अन्य कारक में हम देखते हैं तो सबसे पहला जो कारक आता है वो बुद्धि होता है, ठीक है। अब देखिए बालक के विकास को प्रभावित करने में बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि हम देखते हैं कि जिनके माता पिता या जिस बालक आप देखेंगे, माता पिता छोड़िए, जो बालक प्रखर बुद्धि का होता है, प्रखर मतलब तीव्र बुद्धि का कह सकते हैं, तीव्र बुद्धि का होता है, उस बालक की आप देखेंगे तो सामाजिक स्थिति अच्छी होती है, शारीरिक स्थिति अच्छी होती है, सामाजिक स्थिति अच्छी होती है, अपने आप को किसी भी वातावरण में समायोजन स्थापित करने में वो काफी हद तक अच्छा होता है। जिस बच्चे की बुद्धि मंद होती है या कम होती है, उन बच्चों को समाज में अपने आप को एडजस्टमेंट करने में असुविधा महसूस होती है, वो सामाजिक उतने नहीं होते हैं, शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। शारीरिक रूप से कमजोर का मतलब ये है कि बातों बातों में बहुत जल्दी ही नाराज हो जाना, ऐसी प्रवृत्ति कहीं ना कहीं उन बालकों में देखने को मिलता है, ठीक है। और भी इसके साथ साथ आप देखेंगे कि नैतिक और सामाजिकता का विकास मूढ़ या कम बुद्धि बालकों में कम देखने को मिलती है, ठीक है। और यही जस्ट अपोजिट आप देखेंगे तो जो प्रखर बुद्धि वाले होते हैं उनमें सब कुछ अच्छा पाया जाता है, ठीक। एक हैं आप देखेंगे, राइटर नाम याद आता है, टर्मन महोदय, ठीक है, यहीं पे लिख दे रहे हैं। टर्मन महोदय ने प्रयोग किया और उसमें पाया, तो उन्होंने चलने पर पहले अपना विचार दिया बुद्धि के आधार पर, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि 13 माह का बच्चा जो है अगर चल फिर ले रहा है अच्छा खासा, तो इसका मतलब, या चलने लग रहा है, कह लीजिए कि 13 माह का बच्चा है, अगर चलने लगा 12-13 महीने में अगर चलने लग रहा है तो इसका मतलब वो प्रखर बुद्धि वाला होगा। कैसा होगा? वो प्रखर बुद्धि वाला बालक होगा। जो बच्चा 14 माह में चलना प्रारंभ करेगा वो सामान्य बुद्धि का होगा। कौन सा होगा? सामान्य बुद्धि का होगा। जो 12 से 13 महीने में चलने लगा वो प्रखर, जो 14 महीने में चलना प्रारंभ करेगा वो सामान्य बुद्धि का होगा। और जो 22 महीने में चलेगा, लगभग कह सकते हैं कि 2 साल से पहले, 2 महीना पहले, ठीक है। तो जो 22 महीने में होगा, यहीं पे लिख दे रहे हैं,
22 मंथ में जो होगा वो मंद बुद्धि का बालक होगा, ठीक। और जो 23 माह का बालक होगा वो मूढ़ बुद्धि का होगा, मंद से भी कमजोर होगा। तो ऐसी प्रवृत्ति कहीं ना कहीं टर्मन महोदय ने देख करके बताया। ठीक उसी आधार पर उन्होंने बोलने के आधार पर भी बताया कि जो बच्चे 11 माह में ही बोलना प्रारंभ कर देते हैं वो प्रखर बुद्धि के होते हैं। कैसे होते हैं? तो वो प्रखर बुद्धि के होते हैं। जो बच्चे 16 माह में बोलना प्रारंभ कर देते हैं वो सामान्य बुद्धि के होते हैं। जो बच्चे 34 महीने में बोलना प्रारंभ कर देते हैं वो बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं। जो बच्चे 51 महीने में बोलना प्रारंभ करते हैं वो बच्चे मूढ़ बुद्धि के होते हैं। तो ये बोलने पर भी टर्मन ने कहीं ना कहीं बताया है कि बच्चों का बुद्धि जो होता है वो बहुत मायने रखता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। बात समझ में आया? इतनी बात कि 13 महीने में अगर कोई बच्चा चलने लगेगा तो इसका मतलब प्रखर बुद्धि वाला है, 14 महीने में अगर चलने लगेगा तो इसका मतलब सामान्य बुद्धि वाला है, 22 महीने में अगर चलने लगेगा इसका मतलब मूढ़ बुद्धि का है, ठीक है, सॉरी मंद बुद्धि का है। अगर उसके पश्चात अगर 23 महीने में चल रहा है तो वो मूढ़ बुद्धि का होगा। इसी प्रकार से बोलने में ये इतनी बात सबको समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। लिंग भेद, ठीक है। तो लिंग भेद भी बालक के विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि आप देखेंगे प्यारे बच्चों ये प्रयोगों के द्वारा सिद्ध हुआ है, देखा गया है कि बालक जो होते हैं शुरुआत में उनकी शारीरिक जो भार होता है वो ज्यादा पाया जाता है, लेकिन उसके पश्चात आप देखेंगे तो बालिकाओं का जो शारीरिक भार होता है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे तो बालक का शुरुआत में जो होता है वो बुद्धि बालकों का कम होता है, ठीक है, बालिकाओं की अपेक्षा। फिर उसके पश्चात जाकर के बालकों का ज्यादा हो जाता है और बालिकाओं का कम हो जाता है। तो शारीरिक और मानसिक विकास भी जो होता है वो बालक और बालिकाओं का अलग अलग होता है। इसी तरीके से आप देखेंगे ना तो बालक बालिकाएं जो होती हैं, बालक पहले हृष्ट पुष्ट रहता है, बालिकाएं थोड़ी सी कमजोर रहती हैं। फिर उसके पश्चात जैसे जैसे बालक बढ़ेगा तो बालिकाएं उसकी अपेक्षा ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, ज़्यादा अच्छे मतलब उनका विकास होता है। इसीलिए कहा जाता है कि लड़कियां जो होती हैं वो घास भूसे की तरह बढ़ती हैं और बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं, ठीक है। इसीलिए मस्तिष्क के बारे में भी कहा जाता है कि मस्तिष्क का भार जो होता है वो बालकों का ज़्यादा होता है और बालिकाओं का कम होता है। इसीलिए बालक ज़्यादा बुद्धिमान माने जाते हैं और बालिकाएं कम बुद्धिमान मानी जाती हैं। वो भार के आधार पर कहा जाता है, ठीक है। शुरुआत में जो होता है वो बालक कमजोर होते हैं बुद्धि में, बालिकाएं बुद्धि में तेज होती हैं, बड़े, इसीलिए कहा जाता है बालिकाएं बड़ी चंट होती हैं क्योंकि शुरुआत में उनका विकास बुद्धि का ज्यादा हुआ रहता है, ठीक बात। तो ये इस तरीके से भी पोषण, देखिए पोषण भी बालक के विकास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, प्रभावित करता है। पोषण से मतलब ये है सिर्फ भोजन से नहीं लगाया जाता है कि भोजन मिल गया तो मतलब पोषण हो रहा है। संतुलित आहार मिलना चाहिए, उचित मात्रा में वो भोजन मिलने चाहिए। साग हो गया, हरी सब्जियां हो गई, दूध हो गया, मांस हो गया, अंडा हो गया, ये सारी चीजें जो है बच्चों के लिए जो ज़्यादा उपयोगी है वो उचित और औसत मात्रा में मिलनी चाहिए, और नहीं तो इसके अभाव में भी बालक अस्वस्थ होगा और उसके बुद्धि का विकास सही ढंग से नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि पोषण सही मात्रा में नहीं मिलेगा तो कुपोषण होगा। शुद्ध जल, वायु एवं प्रकाश भी बालकों को प्रभावित करती है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि अगर देखा जाता है तो बालक का जीवन में ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं। उसको जब बच्चा होता है तो शुद्ध रूप से जल मिलना चाहिए,
वायु मिलनी चाहिए और उचित मात्रा में प्रकाश मिलना चाहिए। इसीलिए छोटे जब बच्चे होते हैं तो उसको, अभी ठंडी का मौसम है, ठंडी में भी आप देखेंगे तो बच्चों को थोड़ा सा धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर शीत या सलन वाले ही रूम में रह गए या बिस्तर में ही रह गए, 2-2 महीना 1-1 महीना ही रह गए, तो उनको बीमारी होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए बच्चों को सूर्य भगवान की एनर्जी मिलनी बहुत जरूरी होती है। ये उचित मात्रा में कहीं ना कहीं, मतलब प्योर रूप में ये सारी चीज़ें, जल, वायु और प्रकाश मिलना चाहिए। इसके अभाव में जीवन की कल्पना भी करना मुश्किल है। एक अच्छे जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। इसके अभाव में कहीं ना कहीं तमाम प्रकार की बीमारियां व्याप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए इसका भी उचित मात्रा में मिलना जरूरी है, नहीं तो फिर अगर नहीं मिलता है तो बच्चा प्रभावित होगा। प्रजाति, देखिए प्रजाति भी बालक को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रजाति भी प्रभावित करती है। आप देखेंगे अमेरिका जैसे देशों में एक तो श्वेत है, दूसरा ब्लैक है। ये माना जाता है वहाँ पे कि जो श्वेत वाले होते हैं वो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, जो ब्लैक वाले होते हैं वो कम बुद्धिमान होते हैं, ऐसी धारणा है। तो कहीं ना कहीं प्रजातियाँ हैं वहाँ, 2 प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, श्वेत और ब्लैक। इसीलिए श्वेत और निग्रो बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रभावित करता है बालक के विकास में। आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति भी बाल विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि जिनके माता पिता आर्थिक रूप से संपन्न होंगे उनको अच्छा पोषण मिलेगा, अच्छा जल मिलेगा, अच्छा वायु, अच्छा प्रकाश, मतलब अच्छी सुख सुविधाएं मिलेंगी उसको, मुहैया मिलेंगी। ये तो मान लीजिए नेचर है, लेकिन जल तो मिलेगा ना, आजकल शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा है ना। तो जिस घर में आर्थिक रूप से लोग संपन्न होंगे, जहां आय ज़्यादा होगी, अगर इनकम ज़्यादा तो उपभोग की मात्रा ज़्यादा, उपभोग अच्छा तो लोगों की दिनचर्या अच्छी, दिनचर्या अच्छी है, स्वस्थ हैं, तो इसका मतलब आयु भी उनका अच्छा होगा, आयु अच्छा है या स्वस्थ हैं तो बुद्धि भी अच्छी होगी उनकी। ठीक है, तो उनके बच्चे भी अच्छे होंगे, ऐसा इन्वायरमेंट उनको अच्छा मिलेगा। जिनके माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, सुदृढ़ नहीं है, तो उस घर में आए दिन पैसे रुपए को लेकर के कलह होगी, झगड़े होंगे और उसमें बच्चे का विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो आर्थिक स्थिति भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। उस बच्चे को उस तरीके का वातावरण नहीं मिल पाएगा जिससे कि उसका अच्छा विकास हो सके। तो प्यारे बच्चों, ओवरऑल देखा जाए तो ये मुख्यतः 5 पॉइंट थे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि वंशानुक्रम किस तरीके से प्रभावित करता है, वातावरण किस तरीके से प्रभावित करता है, जैविक किस तरीके से प्रभावित करता है कारक, शारीरिक कारक किस तरीके से प्रभावित करता है और अन्य कारकों में किस तरीके से प्रभावित किया जाता है। ये मैंने आप लोगों के सामने कुछ बातें रखी, जिसके आधार पे आप के मन में जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान आप इसकी सहायता से कर सकते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बताया, क्योंकि बहुत सारे बुकों में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने आप लोगों को खोज करके ये सारे पॉइंट रखे ताकि आप जानें कि सिर्फ 2 फैक्टर नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, और उम्मीद करते हैं कि आप इसको अध्ययन अच्छे ढंग से करेंगे और नोट्स बना लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।